आज का हमारा टॉपिक है सेल। सेल जो होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी की बेसिक यूनिट होती है। बेसिक यूनिट हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो सबसे छोटी से छोटी चीज़ है जो हमारी बॉडी का बेस बना रही है वो क्या है? सेल है। इसीलिए सेल को हम बेसिक यूनिट भी बोलते हैं। और सेल जो है हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट है, इसीलिए हम इसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी बोलते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल से मिलकर बनी है। इसीलिए सेल को हम स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोलते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है। अब बॉडी के अंदर होने वाले जितने भी फंक्शंस हैं सब सेल के अंदर ही होते हैं, इसीलिए हम लोग सेल को फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। तो सेल क्या होती है? सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी की बेसिक यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। तो सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हो सकती है। स्ट्रक्चरल इसलिए क्योंकि ये बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है, और फंक्शनल इसलिए क्योंकि जितने भी फंक्शन होते हैं वो कहाँ होते हैं? इनसाइड द सेल, सेल के अंदर। इसीलिए हम लोग सेल को क्या कहते हैं? फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग सेल के बारे में पढ़ते हैं। तो साइटो मीन्स क्या होता है? सेल। कहीं पे भी वर्ड साइटो आ जाए ना तो उस वर्ड का मतलब होता है सेल। लॉजी मतलब स्टडी, यानी कि सेल की स्टडी। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी। अब देखते हैं कि सेल की डिस्कवरी किस तरीके से हुई। तो सबसे पहले साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 में सेल को डिस्कवर किया। इन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया और वो माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप था। जब इन्होंने अपना माइक्रोस्कोप चेक करने के लिए कॉर्क को रखा। कॉर्क क्या होती है? प्लांट का नॉन लिविंग पार्ट होती है। तो जब इन्होंने कॉर्क को उस माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो उन्हें कुछ छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए, जैसे मधुमक्खी के छत्ते में या फिर बी हाइव में छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स होते हैं, उस तरीके से इन्हें यहाँ पे कंपार्टमेंट दिखाई दिए। और इन कंपार्टमेंट को इन्होंने नाम दिया सेलुला। इनको नाम क्या दिया? सेलुला। सेलुलर वर्ड का मतलब होता है लिटिल रूम्स, क्योंकि ये कंपार्टमेंट एक छोटे छोटे कमरे की जैसे लग रहे थे ना, इसलिए इन्होंने इसको नाम दिया था सेलुला। और यही जो सेलुला है धीमे धीमे किस में बदल गया? सेल में बदल गया। जो हम आज सेल बोलते हैं तो वो सेल कहाँ से आया हुआ है? सेलुला से आया हुआ है। ओके। तो अब इन्होंने क्या किया? अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे क्या रखी थी? कॉर्क। अब कॉर्क कौन से प्लांट की थी? कॉर्क जो इन्होंने ली थी वो थी ओक ट्री की, ओक के पौधे की। जो ओक ट्री होता है उसका साइंटिफिक नाम होता है क्वेरकस, क्वेरकस सुबर। ये इसका साइंटिफिक नेम है, क्वेरकस सुबर। अब इन्होंने क्वेरकस सुबर की क्या लिया था? क्वेरकस सुबर का कॉर्क लिया था। कॉर्क कैसा पार्ट होता है? लिविंग और नॉन लिविंग? तो ये नॉन लिविंग पार्ट होता है। इसीलिए हम रॉबर्ट हुक को नॉन लिविंग सेल का डिस्कवरर भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जिस पार्ट को सबसे पहले देखा था वो कैसा था? नॉन लिविंग था। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सेल का डिस्कवरर कौन है? तो आंसर इज रॉबर्ट हुक। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि नॉन लिविंग सेल का डिस्कवरर कौन है? तो रॉबर्ट हुक। या सबसे पहले सेल को किसने देखा था? तो रॉबर्ट हुक ने। ठीक है। तो लिविंग और नॉन लिविंग सेल में सबसे पहले कौन से सेल को डिस्कवर किया गया था? नॉन लिविंग सेल को डिस्कवर किया गया था, लिविंग सेल को बाद में डिस्कवर किया गया था। आगे हम देखते हैं इन्होंने अपनी ये जितना भी एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था या सेल के बारे में इन्होंने जो कुछ भी स्टडी किया था उसको इन्होंने एक बुक के अंदर लिखा, और वो जो बुक थी उसका नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया। सेल के बारे में जितनी कुछ भी स्टडी इन्होंने की थी उसको इन्होंने माइक्रोग्राफिया बुक में लिखा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल थ्योरी। जिस समय पे सेल डिस्कवर हुई उस समय पे ये नहीं पता था कि सेल जो होती है हमारी बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं, या सेल के अंदर कौन कौन से फंक्शन होते हैं, या सेल कहाँ से आती है। तो ये सब चीज़ें बताई कुछ दूसरे साइंटिस्ट ने, जिसमें से दो साइंटिस्ट का नाम था मैथियस लाइडेन और थियोडोर श्वान। इन दोनों ने पहले सेल थ्योरी दी। दोनों ने जो भी सेल थ्योरी दी उसमें इन्होंने ये नहीं बताया था कि कोई भी सेल बनती कैसे है। बाकी इन्होंने ये बता दिया था कि सेल जो होती है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, या फिर जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सेल के अंदर ही होते हैं, ये तो बता दिया था। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया था कि सेल बनती कहाँ से है। ठीक है। तो इन्हीं कुछ पॉइंट्स को लेकर एक थ्योरी तैयार की गई, उसे क्या बोला गया? सेल थ्योरी।
तो सेल थ्योरी के मेन 3 पोस्टुलेट्स हैं, जिसमें पहला है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसके बने होते हैं? सेल्स के बने होते हैं। ये किसने कहा था? मैथियस स्लाइडेन ने कहा था। दूसरे साइंटिस्ट ने कहा था ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इन द सेल। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को आप सिंपल लैंग्वेज में ये समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन चल रही है, कुछ टूट रहा है हमारी बॉडी में, कुछ नया बन रहा है, तो ये जितनी भी एक्टिविटीज हमारी बॉडी में हो रही हैं सब किसके अंदर परफॉर्म की जा रही हैं? सारी एक्टिविटीज सेल के अंदर हो रही हैं। अभी हमने ऊपर भी देखा था कि सेल को इसीलिए हम फंक्शनल यूनिट कहते हैं क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज हैं सब सेल के अंदर होती हैं। तो ये किसने कहा था? थियोडोर श्वान ने। तो मैथियस लाइडेन और थियोडोर श्वान ने सेल थ्योरी दी थी, लेकिन इन दोनों ने ये नहीं बताया कि नई सेल बनती कहाँ से है। ये बताया रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि ऑल सेल्स आर मेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितनी भी सेल्स हैं वो कहाँ से बन रही है? प्री एग्जिस्टिंग, यानी कि जो सेल्स पहले से हैं उन सेल्स से नई सेल बनती हैं। ये किसने बताया? रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो ने एक स्टेटमेंट दिया था, वो स्टेटमेंट था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। अगर इस स्टेटमेंट को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब यही है कि ऑल सेल्स आर मेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जितनी भी सेल्स बनती हैं अपने पहले से उपस्थित सेल से बनती हैं। अगर कोई एक सेल है तो वही सेल डिवाइड होके कोई 2 नई सेल बना सकती है। तो कोई भी नई सेल कहाँ से बनती है? अपने से पहले जो सेल होती है उससे बनती है। तो इन तीनों की जो थ्योरी थी उसको मिलाकर हमने उसे क्या बोला? सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी के अब यहाँ पे कितने साइंटिस्ट हो गए? 3 साइंटिस्ट। तो सेल थ्योरी में 3 साइंटिस्ट का नाम आता है, मैथियस लाइडेन, थियोडोर श्वान और रुडोल्फ विर्चो। अगर थोड़ा सा हम इसको और प्रिसाइजली देखें तो जो सेल थ्योरी है वो मैथियस लाइडेन और थियोडोर श्वान ने दी थी। कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी थी? तो मॉडर्न सेल थ्योरी जो दी थी वो दी थी रुडोल्फ विर्चो ने। मॉडर्न सेल थ्योरी, ठीक है। क्वेश्चन में अगर ऐसे होगा कि सेल थ्योरी किसने दी है तो आप तीनों का नाम लिखेंगे। अगर ऐसे होगा कि मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी है तो उसमें रुडोल्फ विर्चो का नाम होना जरूरी है, ठीक है। यानी कि रुडोल्फ विर्चो ने मॉडर्न सेल थ्योरी दी थी। उसके बाद हम देखते हैं, अभी तक हमने नॉन लिविंग की डिस्कवरी देखी थी, अब हम ये देखते हैं कि लिविंग सेल को कैसे डिस्कवर किया था और किसने किया था। लिविंग सेल को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था। कहाँ देखा था? पॉन्ड वाटर में देखा था। यानी कि इन्होंने पॉन्ड वाटर को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो इन्हें कुछ छोटे छोटे सी लिविंग सेल्स दिखाई दी, कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए जिनको सबसे पहले इन्होंने नाम दिया था एनिमल क्यूल्स, ठीक है। सबसे पहले क्या नाम दिया था? एनिमल क्यूल्स नाम दिया था। ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को देखा, सबसे पहले प्रोटोजोवन को देखा, फिर उसके बाद इन्होंने रेड ब्लड सेल को भी सबसे पहले देखा और स्पर्म को भी सबसे पहले देखने वाले ये साइंटिस्ट बने। इन्होंने ह्यूमन के स्पर्म को और इसके अलावा रेबिट के स्पर्म को और फ्रॉग के स्पर्म को, इन सब के स्पर्म को इन्होंने सबसे पहले देखा था। तो क्वेश्चन अगर ये आता है कि सेल के डिस्कवरर कौन है तो आंसर रहेगा रॉबर्ट हुक। अगर ये आता है कि सेल नॉन लिविंग सेल के डिस्कवरर कौन है तो आंसर अगेन रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर आता है लिविंग सेल के डिस्कवरर कौन है तो आंसर होगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सेल का शेप और साइज क्या होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सेल का शेप और साइज सेम हो। सेल के फंक्शंस के अकॉर्डिंग उनका शेप और साइज अलग अलग होता है। द शेप एंड साइज ऑफ द सेल इज डिपेंड अपॉन द फंक्शन ऑफ सेल। यानी कि सेल का क्या फंक्शन है, वो किस तरीके का काम कर रही है, इस पे डिपेंड है कि सेल का कैसा शेप होगा, कैसा साइज होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारे उनके शेप होते हैं, बहुत सारे साइज होते हैं। जैसे हम बात करें अगर स्मूथ मसल की जो ह्यूमन के अंदर होती है तो स्मूथ मसल ऐसे स्पिंडल शेप की होती है, ठीक है। गॉबलेट मसल्स की बात करें तो गॉबलेट मसल्स में ऐसे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जिसमें सिक्रीशन जो भी सिक्रीट होना है वो यहाँ पे भरा हुआ रहता है, ठीक है। न्यूरॉन सेल की बात करें तो न्यूरॉन सेल कुछ ऐसे स्ट्रक्चर की होती है। तो ये सबके जिस हिसाब के फंक्शन हैं उस हिसाब के अलग अलग इनके क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया है कि कौन सी सेल लार्जेस्ट होती है, कौन सी सेल स्मॉलेस्ट होती है। लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, अगर ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट सेल की बात करें तो उसे वो कौन सी है? ओवम। और ओवम जो है ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल में निकलता है, मेल में नहीं होता, क्योंकि ओवम जो है वो फीमेल गैमीट है। तो ओवम जो है किसी भी ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट सेल होती है। उसके बाद ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो स्मॉलेस्ट सेल होती है स्पर्म। वेट अ मिनट, ओके।
तो ह्यूमन बॉडी की जो स्मॉलेस्ट सेल होती है वो कौन सी होती है? स्पर्म होती है। अब ये मेल गैमीट है तो सिर्फ मेल में प्रेजेंट होगा, तो ये कुछ इस तरीके से स्पर्म दिखता है। मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी समझाने की कोशिश की है। फिर उसके बाद बात करें लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है, तो लॉन्गेस्ट सेल होती है न्यूरॉन। ठीक है, जो अभी ऊपर हमने देखी थी जो ओवम था वो लार्जेस्ट सेल थी, है ना, और ये लॉन्गेस्ट सेल है। लॉन्गेस्ट सेल को यानी कि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सिर्फ उसकी लंबाई देख रहे हैं, तो लंबाई में जो सेल सबसे ज़्यादा लंबी होती है वो कौन सी होती है? न्यूरॉन सेल होती है, जो इम्पल्स, जो मतलब हम जो कुछ भी सेंस करते हैं उसको ले जाने का काम और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देने का काम हमसे करवाती है। ठीक है, और जो ऊपर हमने देखी थी वो लार्जेस्ट सेल है, जिसमें हम उसका पूरा एरिया ले रहे हैं कि सबसे उसका किस सेल का एरिया सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो वो बड़ा होता है ओवम का। लेकिन अगर हम उसकी लंबाई की बात करेंगे कि कौन सी सेल सबसे ज़्यादा लंबी होती है, तो वो होती है नर्व सेल, या हम इसको न्यूरॉन सेल भी बोल सकते हैं। लार्जेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड, ये तो अभी हमने लार्जेस्ट सेल देखी थी कहाँ की? ह्यूमन बॉडी की। अब यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? ऑस्ट्रिच एग होती है। तो यहाँ पर आप देखिए ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म के एग यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं सबसे बड़ा एग किसका है? ऑस्ट्रिच का। ये वाला जो एग है ये ऑस्ट्रिच एग है। तो ऑस्ट्रिच एग जो होता है वो लार्जेस्ट सेल होती है वर्ल्ड की। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं स्मॉलेस्ट सेल वर्ड की कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को हम पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है पेल्यूरा निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो विदाउट सेल वॉल होता है और विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा जो होती है ये वर्ड की सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट सेल है। ठीक, अब ये जो माइकोप्लाज्मा है ये किंगडम मोनेरा में आती है, ये ध्यान रखिएगा, किंगडम मोनेरा में। किंगडम मोनेरा में जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके पास सेल वॉल है, लेकिन ये मोनेरा में आने वाला एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है और विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकती है। उसके बाद हम देखते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब कि सेल को जब अलग अलग काम मिलता है कि कौन सी सेल क्या काम करेगी, क्या फंक्शन करेगी, तो हम इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। देखिए, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था? सेल थ्योरी का एक पोस्टुलेट कि कोई भी सेल अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। यहाँ पे कोई एक ये सेल है, ठीक है, अब ये सेल डिवाइड हुई, ये सेल डिवाइड होके इसने दो सेल बनाई। ठीक, अगर ये सेल ऐसे डिवाइड हो जाएगी तो इसने दो सेल बना ली। ठीक, मान लीजिए ये भी डिवाइड हुई तो इसने भी दो सेल बना ली, ये भी डिवाइड हुई तो इसने भी दो सेल बना ली। ठीक है, कुछ समय बाद क्या होता है? ये तो सेल का डिवीजन हो रहा है, पहले क्या होता है? सेल का डिवीजन होता है। फिर डिवीजन के बाद, या डिवीजन के बाद नहीं, कुछ कुछ स्टेज के बाद, मतलब लगभग 32 सेल स्टेज जो होती है वहाँ से लगभग, इसके बाद यहाँ पे क्या शुरू हो जाता है? डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन का मतलब क्या होता है? जब सेल को ये काम मिल जाता है कि उसको कौन सा काम करना है, तो उसको हम बोलते हैं सेल डिफ्रेंसिएशन, या हिंदी में हम इसको बोलते हैं सेल कोशिका विभेदीकरण। ठीक है, तो सेल को जब पर्टिकुलर काम मिल जाएगा कि तुमको कि किसी भी सेल को लंग्स बनाना है, कि किसी भी सेल को क्या कुछ सिक्रीट करना है, या किसी सेल को पेनक्रियाज बनाना है, तो हर एक सेल को अलग अलग काम मिल रहा है ना, तो उसको हम बोलते हैं सेल डिफ्रेंसिएशन। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जाहिर सी बात है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा ना। क्यों होगा? देखो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी सिर्फ सिंगल सेल की बनी हुई है ना। यूनिसेलुलर की बॉडी सिर्फ एक सेल की बनी होती है। अब जितना भी फंक्शन होना है सब इसी एक सेल के अंदर होना है, तो अब यहाँ पे तो कोई दूसरी सेल है ही नहीं ना जिसको कोई काम बांटा जा सके, तो यहाँ पे सेल डिफ्रेंसिएशन का प्रोसेस नहीं होगा। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि कुछ सेल्स मिलके लंग्स बना लेती हैं, कुछ सेल्स मिलके लीवर बना लेती हैं, कुछ सेल्स मिलके हार्ट बना लेती हैं, कुछ सेल्स मिलके पेनक्रियाज बना लेती हैं, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारी सेल्स हैं, पेनक्रियाज में बहुत सारी सेल्स हैं, यहाँ पे हार्ट में बहुत सारी सेल्स हैं, लिवर में बहुत सारी सेल्स हैं। तो यहाँ पे हर सेल को अब अलग अलग काम मिला ना कि इन सेल्स को लीवर ही बनाना है तो उन्होंने लीवर बनाया, यहाँ पे इन सेल्स को लंग्स बनाना है तो इन्होंने लंग्स बनाया। तो सेल्स को अलग अलग काम मिला, तो ये काम किसकी बॉडी में मिल सकता है? जिसकी बॉडी में बहुत सारी सेल्स हो, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। भाई काम बांटने के लिए सेल्स भी तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ना जिनको हम काम बांट सकें। तो ये जो फंक्शन होता है या फंक्शन सेल डिफ्रेंशिएशन होता है, ये सिर्फ किस में हो सकता है? ये सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग, हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमारी बॉडी में हर एक सेल को काम दिया गया है कि ये काम आपको करना है। ठीक है,
दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन, यानी कि अलग अलग पार्ट जो होते हैं ह्यूमन बॉडी के वो अलग अलग फंक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किस तरीके से? सेल डिफ्रेंसिएशन से। और सेल डिफ्रेंसिएशन को अगर हम एक लाइन में एक्सप्लेन करना चाहें तो हम इसे बोल सकते हैं डिवीजन ऑफ लेबर।